इंडिया कैसे अपनी जीडीपी मेजर करती है, इस पे कई सालों से बहुत कंट्रोवर्सी रही है। सबसे रीसेंट कंट्रोवर्सी आईएमएफ के सी ग्रेड के कारण हुई। ये ग्रेड इंडिया के नेशनल अकाउंट्स के प्रेपरेशन को दिया गया और ये शायद आखिरी बार ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ कंप्लेंट सही भी हैं, लेकिन ऐसी बातें बहुत आसानी से पॉलिटिकल हो जाती हैं और फिर इससे असली पॉइंट ही छूट जाता है। लेकिन इस सिचुएशन का रियलिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब जीडीपी कैलकुलेशन का रियलिटी पता चलता है, तब ये समझ में आता है कि इस सिचुएशन के बारे में डायरेक्ट आंसर्स देना मुश्किल ही होता है। सबसे पहले एक फैक्ट समझते हैं। ऐसा कोई इंसान या एंटिटी नहीं है, ना इंडिया में ना ही ग्लोबली, जो हमें हमारा एग्जैक्ट जीडीपी बता सके। और वो ऐसा करेंगे भी कैसे? हमारा जीडीपी इंडिया के इकोनॉमी में बने इकोनॉमिक वैल्यू का एक एक रुपए काउंट करने की कोशिश करता है। मतलब 10 रुपए की चाय से लेके करोड़ों रुपए के स्पेस रॉकेट्स तक। तो अगर कोई हर काम, हर जगह, हर समय पूरे इकोनॉमी पे नजर नहीं बनाए रखता, तो इसे कैलकुलेट करना नामुमकिन है। जीडीपी ज्यादा से ज्यादा एक अच्छा एस्टिमेट हो सकता है। हर जीडीपी एक कहानी होती है। इसमें बस एक चीज जरूरी होती है, ये कहानी रियलिटी से कितनी मिलती है। और अगर ये दोनों एक जैसे नहीं होते हैं तो ऐसा क्यों है? आज के इस वीडियो में हम जीडीपी कैलकुलेशन के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जीडीपी कैलकुलेट करना इतना मुश्किल क्यों है। फिर हम आईएमएफ के इंडिया के जीडीपी कैलकुलेशन से रिलेटेड कंसर्न्स के बारे में भी समझेंगे। एंड में हम ये देखेंगे कि इंडिया अपने इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स में कौन से चेंजेस ला रहा है। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जीडीपी कैलकुलेशन इतना मुश्किल क्यों है और इसमें कौन से चैलेंजेस होते हैं। किसी इकोनॉमी में क्रिएटेड वैल्यू को कैलकुलेट करना कहाँ से शुरू करना चाहिए? एक सिंपल इकोनॉमिक चेन इमेजिन करो। एक फार्मर किसी मिल को 60 रुपए में गेहूं बेचता है। ये मिल इस गेहूं से आटा बनाता है और उसे एक बेकरी को 100 रुपीज में बेचता है। ये बेकरी इस आटे से ब्रेड बनाता है, जो ये 140 रुपीज में एक हाउस होल्ड को बेचता है। तो ओवरऑल 300 रुपीज के ट्रांजैक्शन हुए, लेकिन कितना वैल्यू क्रिएट हुआ? इस सवाल के दो तरीके से जवाब दिए जा सकते हैं। पहले तरीके में प्रोडक्शन पे फोकस किया जाता है। वैल्यू चेन के हर स्टेज में आउटपुट का वैल्यू देखा जा सकता है। हमारे एग्जाम्पल में फार्मर ने मिल के लिए 60 रुपीज का वैल्यू क्रिएट किया। मिल ने इसमें और 40 रुपीज का वैल्यू ऐड किया और गेहूं से आटा बनाया। फिर बेकरी ने इस आटे से ब्रेड बना के और 40 रुपीज का वैल्यू ऐड किया। मतलब इस सिस्टम से कस्टमर के लिए 140 रुपीज का वैल्यू जनरेट हुआ। दूसरे तरीके में सीधा फाइनल एक्सपेंडिचर या खर्चे पे फोकस किया जाता है। फाइनल कंज्यूमर ने 140 रुपीज पे किया और यही सिस्टम का अल्टीमेट वैल्यू है। अब असली दुनिया में इकोनॉमिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। हर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती, लेकिन हमारी इकोनॉमी में क्रिएटेड वैल्यू को कुछ ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास कुछ डेटा सेट्स होते हैं जो ये दिखाते हैं कि अलग अलग इंडस्ट्रीज ने कितना वैल्यू क्रिएट किया, जैसे टैक्स डेटा, कॉर्पोरेट फाइलिंग्स या पूरे इंडस्ट्रीज के सर्वेज। इन सबको मिला के किसी देश का जीडीपी प्रोडक्शन मेथड के थ्रू कैलकुलेट किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे डेटा सेट्स भी होते हैं जो ये बताते हैं कि इकोनॉमी के फाइनल कंज्यूमर्स कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, जैसे हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वेज, गवर्नमेंट बुक्स, ट्रेड स्टैटिस्टिक्स और कई और। इन सब को प्रोसेस करके एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी कैलकुलेट किया जा सकता है। एक और तरीका है जिसे इनकम मेथड कहते हैं, लेकिन इसका इंडिया में ज़्यादा यूज नहीं होता। परफेक्ट सिचुएशन में सब कुछ परफेक्टली मेजर होता है और इन सारे मेथड्स का एक ही आंसर होता है, लेकिन ऐसा असलियत में नहीं होता। हर डेटा सेट्स में छोटे छोटे इम्परफेक्शंस होते हैं और इन्हें कंपाइल करने के मेथड्स में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इनके कारण हमारे नेशनल स्टैटिस्टिक्स में कुछ एरर्स आ जाते हैं। जीडीपी कैलकुलेशन में कुछ और चैलेंजेस भी हैं। चलिए इन्हें भी समझते हैं। सबसे पहला चैलेंज है प्रॉपर स्केल की कमी। हम ज़्यादातर अपनी इकोनॉमी को इस हिसाब से देखते हैं कि इसमें कितने रुपए बने, लेकिन लंबे टाइम पीरियड्स में इन्फ्लेशन जैसे फोर्सेस के कारण रुपये की वैल्यू ही बदल जाती है। सोचो, एक बिजनेस के लास्ट ईयर 4000 रुपीज के सेल्स थे और इस साल 5000 रुपीज के सेल्स हुए, लेकिन इस सेम पीरियड में रुपये की वैल्यू 7% गिर गई। तो इस पीरियड में एग्जैक्टली कितना बिजनेस हुआ ये कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। जीडीपी फिगर को ट्रैक करना ऐसा लग सकता है जैसे कोई अपना वेट ट्रैक कर रहा हो, लेकिन बार बार किलो का डेफिनेशन ही चेंज हो जाता है। किसी इकोनॉमी ने कल कितना पैसा कमाया था ये कैलकुलेट किया जा सकता है। सेम इकोनॉमी ने आज कितना पैसा कमाया ये भी कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन इन दोनों नंबर्स में कौन सा बड़ा है ये कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए सबसे पहले किसी इकोनॉमी में क्रिएटेड वैल्यू का एब्सोल्यूट नंबर कैलकुलेट किया जाता है। इसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। लेकिन इस नंबर को बेहतर समझने के लिए रुपये के एक स्पेसिफिक वैल्यू को लॉक इन कर लिया जाता है। इसे पास्ट के एक बेस ईयर से जोड़ दिया जाता है।
जैसे फिलहाल इंडिया का जीडीपी फिगर 2011-12 के रूपी के वैल्यू पे बेस्ड है। इस बेस ईयर के बेसिस पे ये कैलकुलेट किया जा सकता है कि तब से कितना इन्फ्लेशन हुआ है। इस इन्फ्लेशन के बेसिस पे फिर नॉमिनल जीडीपी को एडजस्ट किया जा सकता है और इससे रियल जीडीपी मिलता है। इस बेस ईयर के बेसिस पे इकोनॉमी के और भी डेटा सेट्स इंटरप्रेट किए जा सकते हैं। जीडीपी पे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट तो होता ही है, लेकिन इन्फ्लेशन भी एक कहानी ही है। ये बस एक नंबर होता है जो कई लाखों फ्लक्चुएशंस का मतलब समझाने की कोशिश करता है। इस नंबर को कैलकुलेट करने के लिए एक आर्टिफिशियल बास्केट बनाया गया जिसमें वो आइटम्स जोड़े गए जो लोग खरीदना चाहेंगे, जैसे खाना, कपड़े, मूवी टिकट्स वगैरह। इन्फ्लेशन इन आइटम्स के प्राइसेस में चेंजेस ट्रैक करता है। इन्फ्लेशन का नंबर भी एक रफ एस्टिमेट ही होता है, कोई भी एक्चुअल नंबर नहीं बता सकता। और बेस ईयर से जितना ज्यादा टाइम बीत जाता है, एस्टिमेशन उतना मुश्किल होता जाता है। जैसे 2011-12 के बेस ईयर में उन आइटम्स का बास्केट सिलेक्ट किया जाता है जो लोग 2011-12 में खरीदते थे। अगर तब से लोगों के प्रेफरेंसेस बदल गए हो, जैसे लोग खाने में खर्च कम कर दे और कपड़ों में खर्च बढ़ा दे, तो कैलकुलेशंस का कोई मतलब ही नहीं होता और कॉम्प्लिकेशंस यहीं खत्म नहीं होते। जब जीडीपी में इन्फ्लेशन नंबर्स को मिलाया जाता है तो और प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। जैसे ये हमेशा क्लियर नहीं होता कि इन्फ्लेशन ट्रैक करने के लिए कौन सा बास्केट चूज करना चाहिए। जैसे इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स पे बहुत डिपेंड करता है। ये एक बड़ा बास्केट है जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनली ट्रेडेड कमोडिटीज के प्राइसेस ट्रैक करता है। दूसरे मेजर कंट्रीज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यूज करते हैं जो उनके स्पेसिफिक बिजनेसेस के जरूरी प्राइसेस पे फोकस करता है। दोनों तरीकों के ही आंसर्स काफी अलग हो सकते हैं और तो और सेम वैल्यू चेन के अलग अलग हिस्से अलग अलग रेट्स पे इन्फ्लेट हो सकते हैं। जैसे सोचो, इंडिया के आयरन प्राइसेस पिछले 5 सालों में 10% बढ़े, लेकिन स्टील प्राइसेस बस 5% बढ़े। तो स्टील ने कितना वैल्यू ऐड किया? इसे कैलकुलेट करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहले एक सिंगल डिफ्लेशन यूज किया जा सकता है। इसमें इस इंडस्ट्री के बनाए रूपी वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है और इसे पूरे इकोनॉमी के इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया जाता है। या डबल इन्फ्लेशन यूज किया जा सकता है। इसमें आयरन प्राइसेस को 10% इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया जाता है और स्टील प्राइसेस को 5% इन्फ्लेशन से, और फिर इन्हें कंपेयर किया जाता है। दोनों अप्रोचेस अलग अलग चीजें मेजर करते हैं और दोनों के रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अलग होते हैं। तो कौन सा मेथड यूज किया जाए ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा डेटा अवेलेबल है। अगर बहुत माइन्यूट इंडस्ट्री वाइज डेटा अवेलेबल ना हो तो खराब डेटा सोर्सेज पे ही डिपेंड किया जाता है। इससे इन्फ्लेशन का डेटा बहुत बदल जाता है, जिससे जीडीपी भी बहुत बदल जाती है। और ये तो जीडीपी कैलकुलेट करने के तरीकों के प्रॉब्लम्स का एक छोटा हिस्सा है। इसके अलावा भी और बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कैश ट्रांजैक्शंस जो कभी रिकॉर्ड ही नहीं होते, बिजनेसेस जो रिलायबल नंबर्स फाइल नहीं करते, सेक्टर्स जिनके इनपुट्स और आउटपुट्स बहुत अजीब तरीके से बिहेव करते हैं, और बहुत कुछ। तो जीडीपी नंबर्स बेसिकली बहुत कॉम्प्लेक्स गैसेस होते हैं। ये बहुत सारे अजम्पशंस पे डिपेंड करता है, जिसके कारण बहुत सारी चीजें गलत हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन नंबर्स को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। कोई सर्वे इस तरीके से फिक्स किया जा सकता है ताकि ये लोगों के कंजम्पशन नंबर्स को बढ़ा दे। लेकिन इसके अलावा भी जीडीपी कैलकुलेशंस लेजिटिमेट कारणों से भी गलत या कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए चलिए अब आईएमएफ के रिपोर्ट कार्ड के बारे में समझते हैं। आईएमएफ के असेसमेंट के हिसाब से इंडिया के ओवरऑल इकोनॉमिक फिगर्स को बी ग्रेड मिला, लेकिन हमारे नेशनल अकाउंट्स को स्पेसिफिकली सी ग्रेड दिया गया। आईएमएफ के हिसाब से हमारे इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स में ऐसे शॉर्टकमिंग्स हैं जिससे सर्वेलेंस में प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब आईएमएफ को लगता है कि जीडीपी कैलकुलेट करने के बहुत मुश्किल काम को इंडिया और बेटर कर सकता है। इसका यह मतलब नहीं है कि इंडिया के जीडीपी कैलकुलेशन का पूरा तरीका ही गलत है। आईएमएफ के 4 मेजर कंसर्न्स हैं। पहला, हमारा जीडीपी अभी भी 2011-12 पे बेस्ड है। ये एक ऐसा टाइम था जब इंडिया में मेजर इकोनॉमिक शिफ्ट्स नहीं आए थे, जैसे जीएसटी, डिजिटल पेमेंट्स, सर्विसेज और टेक सेक्टर का रीसेंट बूम और कई और। इंडियन इकोनॉमी इन सालों में काफी बदला है। मतलब हमारे जीडीपी कैलकुलेशंस के लिए यूज्ड सारे अजम्पशंस एक अलग इकोनॉमी पे बेस्ड थे। तब जो सेक्टर्स बूम कर रहे थे वो अब शांत हैं। ऐसे कुछ सेक्टर्स भी हैं जो हमारी इकोनॉमी के इंजन्स हैं, लेकिन ये तब एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। तो उस टाइम के सिचुएशन पे बेस्ड नंबर्स काफी गलत हो सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है इंडिया का होलसेल प्राइस इंडेक्स का यूज करके अपने नॉमिनल जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा कम करना। ये एक्चुअली ये नहीं दिखाता कि हमारे बिजनेसेस क्या खरीद रहे हैं। जैसे इंडिया के सर्विसेज बिजनेस को इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस के बेसिस पे डिफ्लेट करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। आइडियली हमें प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में शिफ्ट करना चाहिए, जो रियलिटी के ज्यादा पास होता है। थर्ड, आईएमएफ के हिसाब से इंडिया को भी दूसरे देशों की तरह डबल डिफ्लेशन यूज करना चाहिए। फोर्थ कंसर्न ये है कि इन छोटे छोटे डिफरेंसेस के कारण पिछले कुछ सालों में प्रोडक्शन मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड के जीडीपी फिगर्स में बहुत बड़े गैप्स आ चुके हैं। बेस्ट केसेस में भी ये बहुत रेयरली मैच करते हैं।
लेकिन इन बड़े गैप्स का मतलब हो सकता है कि हम कुछ मेजर चीजें मिस कर रहे हैं। ये सब मेथोडोलॉजी के प्रॉब्लम्स हैं, फ्रॉड के एलिगेशंस नहीं। और इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी चेंजेस प्लान कर रही है। पिछले कुछ महीनों में गवर्नमेंट अपने इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स को ओवरऑल करने में लगी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है बेस ईयर का 2011-12 से 2022-23 में चेंज करना। फरवरी 2026 से करंट क्वार्टर के जीडीपी रीडिंग से सारा जीडीपी डेटा इस नए बेस के हिसाब से अपडेट किया जाएगा। मतलब इससे हमारी इकोनॉमी का एक अपडेटेड पिक्चर दिखेगा। इसके अलावा हम नए और ज़्यादा एक्यूरेट डेटा सेट्स भी यूज़ करेंगे, जैसे जीएसटी या डिजिटल पेमेंट्स का डेटा। जीडीपी कैलकुलेशन में डिफ्लेशन का रोल भी बदलेगा। नए जीडीपी सीरीज में पहली बार प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स और डबल डिफ्लेशन का यूज़ होगा। ये आईएमएफ के एक बड़े गैप को एड्रेस करता है। जीडीपी के साथ साथ दूसरे डेटा पॉइंट्स भी अपडेट होंगे, जैसे हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर 2012 से 2024 में बदला जाएगा और इंडियंस की स्पेंडिंग हैबिट्स के नए इनसाइट्स भी इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे। जैसे ये इन्फ्लेशन में फूड प्राइसेस का इम्पैक्ट कम करेगा, क्योंकि अब इंडियंस अपने इनकम का एक छोटा हिस्सा खाने में खर्च करते हैं। ये आउटडेटेड गुड्स और सर्विसेज जैसे हॉर्स कार्ट राइड्स और वीडियो कैसेट रेंटल्स को हटाएगा। इनकी जगह इन्फ्लेशन अब स्मार्टफोन डेटा प्लान्स या ऐप बेस्ड टैक्सी राइड्स पे फोकस करेगा। और भी बहुत चेंजेस आने वाले हैं जिन्हें हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि आईएमएफ के खराब रिपोर्ट और इसके डिस्कशन के बस एक महीने में ही हम ऑलरेडी चीजें बदल रहे हैं और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस भी अपना रहे हैं। जैसा मैंने बताया, जीडीपी एक बहुत कॉम्प्लेक्स गेस होता है। सिर्फ जीडीपी ही नहीं, बाकी मैक्रो इकोनॉमिक डेटा भी एक्यूरेट नहीं होते। लेकिन इन्हें एक्यूरेट होने की जरूरत नहीं होती, इन्हें बस इकोनॉमी के रियलिटी को रिफ्लेक्ट करना होता है। आपको क्या लगता है, क्या इन नए चेंजेस के साथ इंडिया का जीडीपी हमारे रियलिटी के ज्यादा पास पहुंच पाएगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक से वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।